अब जो हमारा टॉपिक है वो ठोसों में अपूर्णताएं या दोष, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमने आपको निविड़ संकुलन पढ़ाया था, ठीक है। निविड़ संकुलन यानी हमने आपको पढ़ाया था कि ठोसों में जो क्रिस्टल होते हैं या अवयवी कण जो होते हैं, ठीक है, या एकक कोशिका जो होती है वो किस तरीके से व्यवस्थित होती है, पढ़ाया था कि नहीं। आपको बताया था एक विमा में जो होते हैं, तो एक विमा में जो अवयवी कण होते हैं ये एक सरल रेखा में इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, ऐसे व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। द्विविमा में दो प्रकार से होते हैं, द्विविमा में एक के बाद ये ऐसे इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और इसके नीचे ये द्विविमा में दो प्रकार के हमने बताया था, ठीक है। एक ये वर्गी निविड़ संकुलन और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय में क्या होता था कि ऐसे एक व्यवस्था बना दी थी और उसके नीचे जो ये खाली जगह दिख रहा है यहाँ पे आता था अगला गोला, ठीक है, आता था कि नहीं इस तरीके से, ठीक। और इसके बाद फिर 3D में हमने पढ़ा था, तो 3D में जो पढ़ा था ये पहले 1D में था, फिर ये 2D में दो प्रकार का था, ये वर्गी है और ये षटकोणीय है। इसी प्रकार 3D में भी हमने दो प्रकार का पढ़ा था, एक ये वाला और एक ये वाला, यही दोनों थे, इनके ऊपर बस हम पढ़ते रखते चले आ रहे थे, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझिए, क्या समझिए कि जो क्रिस्टल की व्यवस्था होती है, किसी भी ठोस की क्रिस्टल की व्यवस्था होती है, उसमें अवयवी कण नियमित रूप से ऐसे व्यवस्थित होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। कोई भी अनियमित रूप से व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। इसमें भी नियमित रूप से व्यवस्थित, देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तुम चलो फिर हम आते हैं, तुम चलो फिर हम आते हैं, तुम चलो फिर हम आते हैं। यहाँ भी ऐसे व्यवस्थित है नियमित रूप से, एक के बाद एक के बाद एक, नीचे भी एक के बाद एक के बाद एक। यहाँ पे भी देखो नियमित, यहाँ पे व्यवस्था भी नियमित है कि जो रिक्त स्थान है वहाँ पे आएगा नीचे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ठोसों में जो उनकी व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, नियमित होती है। और इस प्रकार का जो क्रिस्टल होता है उससे हम कहते हैं आदर्श क्रिस्टल। क्या कहेंगे, आइडियल क्रिस्टल, ठीक है, आदर्श क्रिस्टल, ठीक। और ये जो व्यवस्था होती है इसको हम, इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, आदर्श व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था। बात समझना मेरी, ये जो व्यवस्थाएं हमने पढ़ी थी ठोसों की, इसको हम क्या कहेंगे, आदर्श व्यवस्था। क्या कहेंगे, आदर्श, ठीक है, क्योंकि ये नियमित है। अब कोई भी चीज़, बात समझिए, कोई भी चीज़ पूर्णतः नियमित या आदर्श नहीं हो सकती है। बात समझना, जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हम पूर्णतः 100% आदर्श स्टूडेंट नहीं, आइडियल नहीं, 100% कोई चीज़ हो ही नहीं सकती आदर्श। कुछ ना कुछ तो कमी हमारे अंदर होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। हमारा इस समय कर्तव्य क्या, स्टूडेंट का कर्तव्य क्या होता है, केवल पढ़ना। लेकिन पढ़ने के अलावा ना काम भी करने लगता कभी कभी, है ना। मन नहीं आज आज पढ़ना नहीं चाहता, टीवी देख रहा है, गेम खेल रहा, पबजी खेल रहा, तो मतलब कुछ ना कुछ कमियां तो हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसी प्रकार जो ये व्यवस्थाएं हमने पढ़ी हैं, ठीक है, ठोसों में व्यवस्थाएं ये वास्तव में कैसी थी, आदर्श वाली थी। कैसी थी, आदर्श। लेकिन होता क्या, कभी कभी इन व्यवस्थाओं में कुछ कमी आ जाती है, ठीक है। तो जब कमी आ जाएगी या अनियमितता आ जाती है तो क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाता है, डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, ठीक। अब उन्हीं दोषों को आज हम पढ़ेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब वो दोष उत्पन्न कैसे होते हैं तो आप समझिए। जैसे कि ये मान लेते हैं पूरी एक व्यवस्था है, ये मान लेते हैं पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे अवयवी कण है, ठीक है, ये इस तरीके से मान लेते हैं पूरी व्यवस्था है, ठीक। थोड़ा दूर दूर करके आपको समझा दें, ये अवयवी कण एक व्यवस्था में व्यवस्थित थे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अचानक हुआ क्या, कोई दूसरा अवयवी कण बाहर से आ गया और यहाँ पे आके सेट हो गया कि नहीं। कोई दूसरा अवयवी कण आकर के बीच में सेट हो गया, अव्यवस्था फैल गई कि नहीं। या फिर हम ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पे ये आपका जो ठोस है इसमें अवयवी कण व्यवस्थित थे एक निश्चित क्रम में, ऐसे व्यवस्थित थे, ठीक। लेकिन हुआ क्या, इस ठोस में किसी ने टक्कर मार दिया, और टक्कर जब मार दिया तो उसका एक अवयवी कण जो है, ये वाला मान लो छोटा वाला, ये बड़ा वाला, कोई भी एक अवयवी कण ये निकल करके भाग गया, ये बाहर चला गया, निकल गया, बाहर चला गया, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई कि नहीं, अव्यवस्था फैल गई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पे जगह ये खाली हो गई इसकी, जो निकल करके बाहर चला गया, यहाँ पे ये निकल के बाहर चला गया व्यवस्था से, तो यहाँ पे अव्यवस्था फैल गई कि नहीं। देखो व्यवस्था क्या थी, एक के बाद एक आना था, लेकिन यहाँ पे ये निकल के बाहर चला गया, तो कमी आ गई कि नहीं इसमें, इसकी व्यवस्था में। यहाँ पे भी देखो कमी आ गई, एक के बाद था, बीच में एक्स्ट्रा आ गया, तो कमी आ गई कि नहीं। तो ठोसों में जो दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वो व्यवस्था के अनियमितता के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वही आज हम पढ़ेंगे, ठोसों में अपूर्णताएं या दोष, ठीक है, या फिर क्रिस्टल दोष, ठीक है। अब ये कितने प्रकार की होती है ये भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा अगर आएगी तो क्या लिखोगे, समझिए आप। क्या बताया हमने कि किसी क्रिस्टल जालक में, कोई भी क्रिस्टल जालक जो हमने बताया था, तो उस क्रिस्टल जालक में ठोसों में जो कणों की व्यवस्था होती है वो नियमित होती है, ठीक, यानी आदर्श व्यवस्था होती है। नियमित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, आदर्श व्यवस्था।
तो किसी क्रिस्टल जालक की आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता क्या कहलाती है? ठोसों में अपूर्णताएं या दोष कहलाती है। ठीक है, अब ये ठोसों में अपूर्णताएं दोष कहलाती है, इसे हम क्रिस्टल दोष भी कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल में भी ऐसा हो सकता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्रिस्टल से ही तो ठोस बनता है। ठीक है, अच्छा, इसे क्रिस्टल दोष भी कहते हैं। फिर क्या कह रहा है? यह दोष अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था से जाने अथवा आने से उत्पन्न होता है। तो अभी हमने आपको बताया था, जैसे ये मान लेते हैं अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था है, ये नियमित व्यवस्था है। ठीक है, अब यहां से एक कण चला जाए, कोई मान लेते हैं ये वाला कण निकल के चला गया अवयवी कण, तो यहाँ पे दोष उत्पन्न हो जाए कि नहीं? खाली जगह बची तो यहाँ दोष उत्पन्न हो जाए कि नहीं? या फिर ये मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा है, तो यहाँ पे इस तरीके से नियमित व्यवस्था थी और बाहर से कोई एक अवयव आ गया, अवयवी कण बाहर से कोई आ गया, वो एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला ये बाहर से आया है, हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे एक अधिकता हो गई, नियमितता गड़बड़ हो गई कि नहीं? तो आदर्श व्यवस्था यहाँ भी नहीं बची, यहाँ भी नहीं बची, तो इस कारण इसमें दोष उत्पन्न हो जाते। ये बात हमने लिखाई है। यह दोष अवयवी कणों के नियमित व्यवस्था से जाने, नियमित व्यवस्था से यहाँ से चला गया है और यहाँ आने से उत्पन्न होते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि ये वास्तव में दोष होते कितने प्रकार के हैं। अगर इनका वर्गीकरण हम आसानी से कर लेंगे, उसका चार्ट हम बना लेंगे अच्छे से, तब हम उनको जब एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें वो अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर? ठीक है, चलो अच्छा, अब उनका वर्गीकरण देखते हैं। हम बता दिया आपको कि जो ठोसों में दोष के प्रकार होते हैं उनको देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है बिंदु दोष, ये दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखी दोष। ठीक, तो अभी आपको हमने बताया बिंदु दोष कब उत्पन्न होता है। बात समझना, जब जैसे आपको हमने ये व्यवस्था बताई थी कणों की, अवयवी कणों की ऐसे व्यवस्था बताई थी। ठीक है, तो अगर कोई एक अवयवी कण, बात समझना, अगर कोई एक अवयवी कण अपने स्थान से चला जाता है या आ जाता है तो एक ही पॉइंट पे कमी आई ना, एक ही पॉइंट पे कमी आई कि नहीं? यानी एक ही बिंदु से, एक ही स्थान से चला गया या आ गया तो एक ही पॉइंट पे कमी आई, तो उस प्रकार के दोष को हम बिंदु दोष कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर ये ऐसा हो गया, क्या हो गया कि जैसे कि आपका ये अवयवी कणों की व्यवस्था है और इस व्यवस्था में पूरी रेखा में कमी आ जाती है। जैसे आप समझिए ये व्यवस्था है इस तरीके से, ठीक, ये रेखी व्यवस्था है, बताओ भाई ऐसे रेखी व्यवस्था है कि नहीं? लेकिन अगर इसमें क्या हुआ, पूरी रेखा में कमी आ जाए, मतलब मान लेते हैं एक अवयवी कण इधर चला गया, एक इधर चला गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरी रेखा में कमी आ जाएगी कि नहीं? तो इस प्रकार के दोष को हम रेखी दोष कहते हैं। बिंदु दोष में क्या होता है, यदि किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों में उसके बिंदु में, उस पॉइंट विशेष में कमी आ जाए, या ठीक है, तो उस कमी को हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष। या फिर अगर किसी रेखा में, सरल रेखा में कमी आ जाए, डिफेक्ट हो जाए कुछ, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय दोष। अब हम देखेंगे कि बिंदु दोष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, स्टाइकियोमेट्री तथा नॉन स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं रस समीकरणमितीय दोष, और नॉन स्टाइकियोमेट्री को हम हिंदी में बोलते हैं आरस समीकरणमितीय दोष। अब देखो स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री, पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि रस समीकरणमितीय दोष क्या होते हैं और आरस समीकरणमितीय दोष क्या होते हैं। बात समझना, तो देखिए आप, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे ये वाला अवयवी कण था, बात समझना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका ये वाला कण है, ये मान लेते हैं सोडियम का है, ये किसका है, सोडियम यानी प्लस, और ये किसका है, सीएल का, सीएल निगेटिव का है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे आप कि पहले जो यहाँ पे सोडियम है कितने हैं, तो एक सोडियम ये हो गया, एक ये हो गया, कि ये 4 सोडियम हो गए। सोडियम कितने हैं यहाँ पे, ऐसे मिटा देते हैं। Na+ कितने हैं यहाँ पे, 4। Cl निगेटिव कितने होंगे, 4। बात समझना, यहाँ पे ये भी Na हो गया, प्लस प्लस बना देते हैं ऐसे ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। देखते रहो इधर, फिर बाद में नोट कर लेना। हमने क्या बताया, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, यानी ये सोडियम के अणु हैं और ये क्लोरीन के अणु हैं। तो सोडियम के अणु कितने हैं, 4, क्लोरीन के अणु कितने हैं, 4। तो अगर इनका अनुपात निकाला जाए, अगर इनका निकाला जाए Na+ अनुपात Cl निगेटिव, तो कितना निकल के आएगा, 4:4। काटोगे तो आ जाएगा 1:1। लेकिन अब अगर क्या हुआ, हमने क्या किया, बात समझना, क्या किया कि यहाँ से 2 अणु गायब हो गए, ठीक है, किसी तरीके से चले गए। तो मान लेते हैं एक सोडियम का अणु चला गया यहाँ से अपना स्थान छोड़ के, और एक जो है Cl का अणु अपना स्थान छोड़ करके, दोष उत्पन्न हो गया कि नहीं, उत्पन्न हो गया। क्लियर है भाई, यहाँ पे ये 2 चले गए यहाँ से, एक सोडियम का और एक
क्लोरीन का। तो अगर एक सोडियम का और एक क्लोरीन का चला गया, अब अनुपात अगर देखा जाए तो NaCl का अब अनुपात अगर देखा जाए तो सोडियम कितने बचे 3, क्लोरीन कितने बचे 3। अब B अनुपात जो है वो 1:1 है कि नहीं। यानी यहाँ पे रस समीकरण में जो है, रस समीकरण जो है अभी भी इसका बना हुआ है, अनुपात जो है वही बना हुआ है कि नहीं। क्योंकि ये भाई जो गए हैं, चूंकि अवयव जो गए हैं वो एक साथ गए हैं, यानी अनुपात अभी बना हुआ है। लेकिन तो इस व्यवस्था को हम कहेंगे, ऐसे प्रकार के दोष को कहेंगे स्टाइकियोमेट्री, यानी अनुपात अगर दोष के बाद भी बना रहे तो उसे क्या कहेंगे, स्टाइकियोमेट्री। लेकिन अगर ये अनुपात ना बना रहता, बात समझना, जैसे ये समझ लेते हो, ये प्लस प्लस, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। अगर इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लस या प्लस अवयव कितने हैं, तो प्लस 4 हैं, माइनस कितने हैं, तो ये भी 4 हैं। अनुपात कितना, 1:1 है कि नहीं। प्लस अनुपात माइनस का अनुपात निकालेंगे तो 1:1 निकल के आएगा कि नहीं, बताओ। ठीक, 1:1 निकल के आ रहा है। अगर अब हम क्या करें, इससे एक अवयव चला गया, ठीक, मान लेते हैं वो कौन चला गया, ये चला गया, प्लस वाला चला गया, ये चला गया, बस केवल ये गया। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ से प्लस वाला चला गया, यानी प्लस वाले कितने बचे, प्लस वाले कितने बचे 3, माइनस वाले कितने बचे 4। अनुपात निकालोगे प्लस अनुपात माइनस का, तो प्लस अनुपात माइनस का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3:4। तो देखो यहाँ पे रस समीकरण कितना इसका था मिति 1:1, और यहाँ पे रस समीकरण कितना था 3:4, बदल गया ना। तो अगर व्यवस्था में अनुपात सेम रहे, दोष के बाद अनुपात अगर सेम रहे तो उसे हम रस समीकरणमिति दोष कहते हैं। अगर दोष के बाद अनुपात बदल जाए तो उसे हम आरस समीकरणमिति दोष कहते हैं। बात समझ पाए कि नहीं, बस अब तो समझ में आओगे, ठीक है। अब ये रस समीकरणमिति या स्टाइकियोमेट्री दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं जल्दी से, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के दोष हैं, तो सबसे पहले रिक्तिका दोष होता है, ठीक है। कौन सा दोष है, पहला रिक्तिका, दूसरा कौन सा है अंतराकाशी दोष, तीसरा कौन सा है फ्रैंकल दोष, चौथा कौन सा है शॉर्टकी दोष, ठीक है। इनको पढ़ेंगे हम बारी से, ठीक है। इसके बाद इधर बात करेंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्री में बात करेंगे तो धातु आधिक्य दोष, यानी धातु की अधिकता जहाँ पे हो, और धातु न्यूनता दोष, यानी जहाँ पे धातु की न्यूनता हो जाए, ऐसा दोष, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो धातु आधिक्य दोष जो है, धातु क्या होता है, धातु मान लेते हैं सोडियम एक धातु है, Na है, ठीक है, ये धातु है। तो धातुओं पे अधिकतर आप देखोगे जो धातु होते हैं वो हमेशा धन आयन बनाते हैं। धातुएं जितनी होती हैं वो धन आयन बनाती हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो धातु आधिक्य दोष में क्या होता है, या तो इसमें हमें पहले ये मालूम है कि सोडियम जो होगा या कोई भी धातु होगा तो उसमें धनायन होंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो धनायन की कमी या धनायन की अधिकता, बात समझना, धनायन की कमी या धनायन की अधिकता हो जाने से ये दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इनको हम तब पढ़ेंगे जब इनका नंबर आएगा, ठीक है। तो अब हम बारी से इनका अध्ययन करेंगे। बिंदु दोष जान चुके हैं, रेखीय दोष जान चुके हैं, हम स्टाइकियोमेट्री में अब पहला हम जो बात करेंगे रिक्तिका दोष की बात अब हम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं रिक्तिका दोष क्या होता है।